आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी तरीके से सीरीज लेकर आए हैं। आज हमने इस सीरीज को नाम दिया है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अक्सर हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करते हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है कि हमें कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता, वो ऑब्जेक्टिव करते हैं तब अच्छा लगता है। लेकिन जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देकर आपको सवाल दूंगा और सवाल देने के बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर पूछूंगा। हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो अटेंड करने का एक अलग पैटर्न होता है, एग्जाम अटेंड करने का एक अलग पैटर्न होता है, और बाहर जब हम अटेंड करते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होता है। हम क्या करते हैं, कई बार अंदाज ओटोरा या जिसे टिप्पा कहते हैं उसमें बिलीव करने लग जाते हैं। अब देखो, इस प्रकार हम सवाल लेकर आए हैं। संपूर्ण योजनाएं जितनी भी हमारे EORO सिलेबस में है, राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के अधिकतम से अधिकतम सवाल हम आपको लेकर आए और एक एक सवाल को मैं आपको सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला सवाल है, जो हृदय योजना है, इस हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? आपको ये सोचना है इसका पूरा नाम क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय, क्या है, राष्ट्रीय विरासत शहरों की जो विरासत है उसके बारे में विकास और संवर्धन योजना, विकास एवं संवर्धन योजना। यह आपका किसका नाम है? राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, हृदय योजना का पूरा नाम है। कई बार ये एग्जाम में आता है, इस बार फिर आ सकता है, इसलिए इसको पूरा नाम याद कर लो। उसके बाद में अगला सवाल है, जो हृदय योजना है उस हृदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो हृदय योजना का शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को। कब हुआ ये आपको याद रखना है। 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना का शुभारंभ हुआ। कई बार ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि हृदय योजना का उद्घाटन कब हुआ, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम। अगला सवाल है, हृदय योजना में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कुल कितने शहर हैं, वो 12। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर ये शहर मैं 12 बता रहा हूं तो आपको ये प्रयास करना है इन शहरों के आप नाम याद कर लो। क्या याद कर लो? नाम। कई बार आपके एग्जाम में जब डीप सवाल आता है तो इस प्रकार का सवाल पूछ लेते हैं कि उन शहरों के नाम बताओ जिसमें हृदय योजना का कार्य नहीं हो रहा है, तो 12 के अलावा और कोई ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आपको ये कार्य करना है। उसके बाद में अगला सवाल है, हृदय योजना में सर्वाधिक किस राज्य के शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको याद रहना चाहिए, एक तो तमिलनाडु और एक यूपी। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दो शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो वो शहरों के नाम तो देखो, मैच कराने में तो पूरे शहर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको संख्यात्मक रूप से ये याद होना चाहिए। उसके बाद में पूछ सकता है, हृदय योजना में राजस्थान के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? एक शहर शामिल किया गया है और उस शहर का नाम क्या है? अजमेर। आपको ये भी नाम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, इसलिए मैं सवाल दे रहा हूं, हृदय योजना को कुल कितने साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? अर्थात जब हृदय योजना सरकार लेकर आई तो कोई ना कोई तो टारगेट लेके आई होगी, और वो टारगेट ये लेके आई कि अगले 4 साल में, अर्थात 31 मार्च 2019 इन्होंने इसकी डेडलाइन रखी और कहा यहां तक जो 12 शहर है इनकी शानदार जो विरासत है या इतिहास है, इनका शानदार संवर्धन योजना होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है इस योजना के लिए कुल 500 करोड़ का बजट था कि ये इन शहरों में लगाने 500 करोड़ रुपए और इनका अच्छा डेवलपमेंट करना है। उसके बाद में ये अच्छे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। हृदय योजना की जैसी एक योजना फिर आई और उस योजना को हम कहते हैं प्रसाद योजना। क्या कहते हैं? प्रसाद योजना में भी क्या होता है कि जो भी धरोहर थी उनके संवर्धन से जुड़ी हुई योजना थी। इसमें ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ स्थल, जो इसका पूरा नाम है तीर्थ स्थल, हालांकि ये आता नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ था, तीर्थ स्थल पुनरुद्धार, मतलब उनका उद्धार करना, पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। यह आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, कई बार ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। अब ये मैंने प्रसाद योजना आपको क्यों बता रहा हूं कि आप बोल दो कि सर इसका क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन ऐसा है कि एक तो प्रसाद योजना में भी राजस्थान का एक शहर शामिल किया गया है, और वो राजस्थान का शहर शामिल किया वो कौन सा है? अजमेर। जब अजमेर को शामिल किया गया, अजमेर को उस हृदय योजना में शामिल किया गया, और दोनों
विरासतीय संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसका आपको बताया। हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखने में कहाँ दर्द है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगला चीज आती है अमृत मिशन। तो सबसे पहले जो भी हमारी योजना रहती है, इस अमृत की मीनिंग क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। इसको अपन लिखते हैं AMRUT, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी फुल फॉर्म है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। यह आपको इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखकर इस चीज को याद रखना है। इस प्रकार हमारे सवाल आते हैं। अमृत मिशन का जो फुल फॉर्म है आपको याद होना चाहिए। पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकार थी उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ये जो नवीनीकरण, शहरी नवीनीकरण योजना थी, उसकी जगह ये परिवर्तित योजना है। लेकिन अक्सर सवाल परीक्षा में ऐसा नहीं पूछते कि जैसे सरकार चेंज होगी, समय हो गया, लेकिन फुल फॉर्म जरूर इसकी पूछ सकती है। अब देखो फिर अगले सवाल, अमृत मिशन जो आया था उसका शुभारंभ कब हुआ? तो अमृत मिशन का शुभारंभ भी 25 जून 2015 को हुआ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी थे उस समय, वो भी वहां उपस्थित थे। लेकिन अमृत मिशन जो नोडल एजेंसी है इसकी आवासन मंत्रालय है, शहरी, और उसके मंत्री कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। अमृत मिशन भारत के कुल कितने शहरों में सम्मिलित है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा कहा जाता है कि अमृत मिशन में भारत के कुल शहर थे 500 शहर। कितने शहर थे? 500। कई बार सवाल आ जाता है, आपको विषय में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हम जो डायरेक्ट बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, आपको इस चीज का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अमृत मिशन में राजस्थान के कुल कितने शहरों का शामिल किया गया? देखो आप ध्यान रखो, अमृत मिशन में राजस्थान के 29 शहर शामिल थे। कितने शामिल थे? अब 29 शहरों में भी एक सिस्टम था 1 और 28 का। 28 शहर वो थे जिनकी जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख या इससे अधिक। लेकिन एक शहर ऐसा था जिसकी संख्या 1 लाख से कम थी। तो आपको ये छोटे छोटे डाटा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा में आते हैं। जब अमृत मिशन, ये अमृत लिख दो आप, अमृत मिशन आया था, केंद्र की योजना थी, राज्य की योजना थी। जब केंद्र की योजना थी, केंद्र की योजना के माध्यम से राजस्थान के 29 शहरों को शामिल करके एक बड़ा बजट देने की सरकार ने कार्य किया। तो इस कार्य की रूपरेखा, कितना बजट खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इसकी संपूर्ण वार्षिक योजना कि हमने क्या किया है, इसका प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। अब बात आती है कि जो अमृत मिशन तो आपने लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है वो आपको मैंने बताया कि इसका जो अमृत मिशन के नाम से भी पता चलता है कि शहरों का नवीनीकरण होना चाहिए, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन। तो इसमें क्या क्या आना है कि अगर भाई पानी की जल आपूर्ति, और जल आपूर्ति में आपको कुछ भी करना पड़े, नेरी मिशन के माध्यम से घर घर नल पहुंचाना जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, उसके तहत ये कार्य कोई भी हो। उसके अलावा अगर शहरों में सीवरेज की कोई भी समस्या होती है, उस सीवरेज की समस्या का समाधान करना। और सीवरेज के अलावा बाढ़, कोई भी कई सिटी ऐसी है जहां बाढ़ की स्थिति रहती है, तो बाढ़ की स्थिति होने के समय कहां पर पानी का भराव रहता है, उसको दूर करना। पैदल मार्ग, कई जगह ये होता है सार्वजनिक राज्य का, उस जगह वहां पर निर्माण करवाना। और हरित पार्क, ग्रीन राजस्थान, ग्रीन इंडिया के माध्यम से कार्य किए। कई बार आपके एबीसीडी में इस प्रकार का सवाल आ सकता है, निम्न में से कौन सा कार्य अमृत मिशन के तहत नहीं आता? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, जलापूर्ति, सीवरेज, बाढ़ की स्थिति, पैदल और हरित, इनमें से कोई अगर आता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ कि अमृत मिशन का जो टारगेट था वो लगातार योजना बढ़ाने के बाद में चलता गया। उसके बाद में यूएलबी नहीं होता, अर्बन सिटी के बारे में ये बात करता, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। उसके बाद में अमृत मिशन 2.0 शुरू हुआ। अब 2.0 कब शुरू हुआ? उस योजना को पूर्व की विस्तारित करने के बाद में सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन 2.0, पहले तो जो फर्स्ट था उसका कार्यकाल बढ़ाते गए कार्य को, लेकिन अमृत मिशन जब 1 अक्टूबर 2021 को 2.0 आया तो क्या उसका मुख्य उद्देश्य था? घर घर नल पहुंचाना। क्या था? आज आप देखते हो घर घर नल पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य इसी योजना के तहत ये कार्य होता था। अब यही आ गया अमृत मिशन 2.0, इसका मुख्य लक्ष्य और मुख्य कार्य क्या, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अमृत मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य यही है, जो है सीवरेज और सेप्टिक प्रबंधन के अनुसार हमारे शहरों को जल सुरक्षित शहर बनाना, और कोई भी सीवरेज का गंदा पानी नालियों में नहीं आकर, मतलब मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? स्वच्छता एक तो, और एक था घर घर नल पहुंच। ठीक है कि नहीं?
ये 2.0 का। तो जब शुरू ये योजना की गई तो 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा था। कितने दिनों का? 100। लेकिन अब ये पूछ रहा कि करवाया जाएगा, वर्तमान के बजट की घोषणा के बाद में अब 125 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध करवाएगी। अगला सवाल क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक और उच्च कुशल श्रमिक। आपको इनकी अच्छी तरीके से रेट याद करनी है। अगर एक कुशल श्रमिक की आपको रेट पूछे तो ध्यान रखना 259 रुपए पर डे, और उसके बाद में अगर अर्ध कुशल की आपको पूछे तो ध्यान रख लेना 271 रुपए पर डे। ये चीजें याद होनी चाहिए, कई बार ये एग्जाम में आता है। अगर कुशल की पूछे तो आप ध्यान रखना 283, और अगर उच्च कुशल की पूछे आपको रेट तो ध्यान रखना 333 रुपए पर डे। ये रेट कई बार एग्जाम में आती है। जब पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण चल रही थी तो उस योजना के तहत ये कई बार ये सवाल आया था। तो आपको इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी जब शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार दे रही है तो इसके तहत कौन कितने रोजगार, अर्थात आपको क्या क्या कार्य करवा रही है? मना जैसे कार्य करवा लेती है तो नहीं। तो इसके लिए भी सरकार ने फिक्स कार्य कर दिए कि अगर पर्यावरण से जुड़ा कोई भी, पर्यावरण संरक्षण से कोई भी काम जुड़ा हुआ है तो सरकार आपको वहां रोजगार दे सकती है। अब शहरों में वो जगह ढूंढ रही है, स्वायत्त शासन विभाग जो शहरी कार्य मंत्रालय होता है उसके तहत। और उसके बाद में जल संरक्षण अगर कहीं पर भी स्थित है, तालाब, नाडी, बावड़ी, इनके बारे में सुधार करवा सकती है, संरक्षण करवा सकती है। उसके अलावा स्वच्छता से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको दे सकती है। संपत्ति विरूपण रोक जैसे बैनर, होर्डिंग आदि लेबर कार्य होते हैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, और भी कोई आवास योजना होती है, उस आवास योजना में भी सरकार आपको कार्य में लगा सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार कई बार ये सवाल आते हैं और इनसे कोई ज्यादा सवाल बनते नहीं। अगला सवाल आता है NULM का पूरा नाम क्या है? तो NULM का पूरा नाम है नेशनल, और उसके बाद में होता है अर्बन। क्या होता है? नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, अर्थात राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। क्या होता है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इस NULM का पूरा नाम है। अब ये बात चल रही है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो पूर्व में NULM के नाम से चल रही थी, वर्तमान में किसके ऊपर नाम से चल रही है? तो वर्तमान में नाम चल रही है दीन दयाल उपाध्याय के नाम से। किसके नाम से चल रही है? दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो आपको ये चीज भली भांति से ध्यान रखनी है कि वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो यहां पर आप लिख दो, क्या लिख दो? दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब अगला सवाल क्या है? जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वर्तमान में चल रही है, जब इस योजना को प्रारंभ किया तब ये कब चली? तो तब ये चली थी 24 सितंबर 2013 को। और इसका जब नाम बदल दिया, ध्यान रखना ये तो योजना का प्रारंभ डेट है। तो वर्तमान में जो दीनदयाल उपाध्याय चल रही थी, वो वर्तमान जो दीनदयाल उपाध्याय वो अपने कब अस्तित्व में आई? तो उसका डेट है 19 फरवरी 2016। 19 फरवरी 2016 को इस योजना का नाम क्या रख दिया? दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम रखा? दीनदयाल। उसके बाद में आती है जब इस योजना का रखा तो NULM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NULM का मुख्य ये जो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयोजित हो रही है, और ये होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को ऋण उपलब्ध करवाना, जो बेघर है, अनिवार्य युक्त, उनको सुविधा मुहैया कराना, आश्रय। और इसके तहत कोई भी कार्य होता है उससे जुड़ा हुआ इनको कार्य कर। मेन आप अगर मानो तो मुख्य कार्य यही होता है जो बार बार हम बता रहे हैं कि कार्य इनको करवाना, लोन देना, शहर आवास का निर्माण आदि से जुड़ा हुआ इनसे कार्य होता है। अब अगला है कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय अनुपात क्या? केंद्र कितने रुपए भेजता है और राज्य अपनी तरफ से कितने दे रहा है? तो इसका अनुपात कई बार ये एग्जाम में आता है, और ये अनुपात होता है 60:40। अब केंद्र और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उनको छूट मिलती है। उनमें केंद्र और राज्य के बीच में अनुपात होता है 90:10। और उसके बाद में महिलाएं अल्पसंख्यक के बारे में ये भी कहती है कि महिलाओं को 30% महिलाओं की ज्यादा सहयोग देती है, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 3%।
और SC/ST को अपने शहर की जनसंख्या जो होती है उसके प्रतिशत के आधार पर इन लोगों को अलग अलग लाभान्वित करने का सरकार कार्य करती है। ये अलग अलग स्वयं सहायता ग्रुप या कोई सा भी ग्रुप होता है उनके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर उनको ये कार्य करवाने का और सहयोग करने का ये कार्य करती है। राजस्थान के कितने नगरीय निकाय में ये लागू है तो वर्तमान में ये टोटल तो है 790। कितने? 790 शहरों में लागू है और राजस्थान के भी काफी शहरों में लागू है और राजस्थान के 196 नगरीय निकाय, राजस्थान की ध्यान रखना 196 नगरीय निकाय में ये योजना लागू है और मुख्य कार्य आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में आता है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री जी की जब पहले कार्यकाल में सरकार बनी तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना यही थी। इस योजना को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर और सहयोग करने का प्रयास किया। अब ये पूछा स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया तो 2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहले इसी को लॉन्च किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन है उसको शुरू किया गया। अब स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ODF मुक्त। ODF मुक्त का मतलब होता है शौचालय मुक्त, खुले में जो शौच मुक्त है वो करना। चाहे उसके लिए आपको निजी, सार्वजनिक और सामुदायिक, चाहे किसी भी प्रकार के शौचालय का निर्माण करना पड़े, भारत को स्वच्छ बनाना चाहिए। और अगर कोई कचरा रहता है, ठोस कचरा रहता है, उनके संवर्धन से जुड़ा हुआ कार्य उठाकर कहीं पर भी ले जाना कर व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन आपको भारत को कैसा बनाना? स्वच्छ। और इसके लिए भी अलग अलग निजी समाज जब बनाता है शौचालय, उसके लिए सरकार 20,000 देती है तो उस 20,000 के भी इनमें अलग अलग चर के 4,000 केंद्र, 4,000 राज्य, 4,000 नगरीय निकाय और 4,000 स्वयं को वहन करते हुए शौचालय का निर्माण करना है और इनके भी अलग अलग कार्य रहते हैं। उसके बाद में कि इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन सा विभाग कर रहा है, किसका क्रियान्वयन? तो इसका अब आप हमेशा ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन एक तो शहरी होता है और एक स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण। इसका जो क्रियान्वयन है दोनों अलग अलग करती है। शहरी का तो आप मान के चलो शहरी विकास मंत्रालय कर रहा है। कौन कर रहा है? शहरी विकास मंत्रालय। लेकिन जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका अलग कार्य कर रहा है और वो कर रहा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। हालांकि ऐसा सवाल कई बार पूछ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अब ये पूछ रहा है कि 2021 में जब स्वच्छता की लगातार योजना चल रही थी, बहुत बेनिफिट मिल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, ODF की एक अलग स्कीम निकाली कि एक तो सिर्फ खुले से शौच मुक्त, उसके बाद में इसमें प्लस वाले सिस्टम और इसके बाद में ODF के डबल प्लस सिस्टम, इनको भी अलग अलग घोषित किया। तब ये पाया कि 4,360 नगर निकाय वो तो ODF पाए गए, 2,158 ODF प्लस पाए गए और 551 शहर, अर्थात ये स्वच्छता की रेटिंग है। भाई ये खुले में शौच मुक्त एक तो ठीक है, एक बहुत ही बेटर तरीके से, एक उससे भी बेटर तरीके से, तो ये अलग अलग इनको आधार बिंदु तय करके मानक बनाकर इनका ये विभिन्न प्रकार से सरकार के द्वारा इस मिशन में शहरी किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसका जो नोडल है वो शहरी विकास मंत्रालय होता है। कौन सा है? शहरी विकास मंत्रालय। अब स्वच्छ भारत मिशन की लगातार योजना के बाद में 2.0 शुरू किया और 2.0 जब शुरू किया तो शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों को शामिल किया गया और ये दूसरा है जो 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर 2026 तक ये कार्य चल रहा है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अगली योजना है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे पहले बात ये आती है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कब हुई और इसका मुख्य स्लोगन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई। कब हुई? 25 जून 2015 को। इसका स्लोगन ये है कि हर व्यक्ति को आवास, सभी को आवास उपलब्ध कराना, और यही इसका मुख्य स्लोगन है। और इसी स्लोगन के तहत ये कार्य करने के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य है सबके लिए आवास। क्या है? ठीक है कि नहीं? ये लगातार कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस प्रकार के लोगों के लिए? अब ये बात आती है कि आवास कैसे लोगों को बनाया जाता है, तो हम सीधी बात है कि सबसे पहले किसके लिए बनाया जा रहा है? जो गरीब लोग हैं,
जैसे ईडब्ल्यूएस में पिछड़े लोग हैं जिनकी आय 3 लाख से कम होती है, उनके लिए बना रहा है। और इसके अलावा भी इन्होंने कैटेगरी बनाई है, जैसे 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, इनको अलग अलग सरकार रियायती दर पर ब्याज पर रियायती पैसे देकर इस योजना में लगातार सरकार कार्य करती है। ये कह रही है कमजोर जो आय वाले उनको 3 लाख, अल्प आय वाले 3 से 6 लाख पेमेंट पर सस्ते आवास उपलब्ध करवा देती है। ये आपको ध्यान रखना, और इसके लिए मित्र पर जाकर हमें फॉर्म भरना पड़ता है। बाकी इसका कोई विशेष नहीं है, मेन रूप से 3-4 सवाल इसके बनते हैं। अब ये बात आती है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी पूर्णतः 100% राज्य सरकार की योजना है। केंद्र की तरफ से कुछ कोई योगदान नहीं रहता है, क्योंकि जब राज्य अपने स्तर पर चला रहा है तो जो भी बाहर होता है वो राज्य अपने स्तर पर वहन करता है। और इसको 16 अगस्त 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। देखो ऐसा है, जितनी भी योजना है आपको हमेशा ध्यान रखना है उन सभी योजना को कब प्रारंभ किया, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय अनुपात का क्या सिस्टम है, ये हमेशा हमें याद होना चाहिए। और ये याद होगा तभी ये योजना अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगी। अगला है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इसके तहत आपको 1 साल के लिए दिया जाता है ऋण, और 1 साल के अंदर ही आपको इसको किस्तों में पूरा पेमेंट एक मुश्त मिलकर किस्तों में आपको इनको चुकाना पड़ता है। सरकार आपसे इससे कोई ब्याज, ये देखो। और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का लोन मिलता है, तो अधिकतम 50,000 रुपए का बिना किसी गारंटी के आपको लोन मिलता है, कोई गारंटी नहीं। और सरकार इसके लिए आपको ब्याज भी ये पूछ रहा है कि इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना में आपको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, तो 0% ब्याज देना पड़ता है, 1 रुपया भी आपका ब्याज का नहीं लगता है। अब बात ये आती है कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें जो लाभार्थी है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो लाभार्थियों को मुख्य रूप से अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि भाई आप में ये हुनर होना चाहिए, अगर ये हुनर है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब इसकी जो पहला तो है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, आप बताइए, शहरी स्ट्रीट वेंडर पहला दिए। दूसरा होता है बेरोजगार युवा, और तीसरा असंगठित क्षेत्र में कहीं पर भी उद्योग में कोई काम कर रहा है ना, असंगठित क्षेत्र में, उसको इसमें शामिल किया गया। अर्थात आपको ध्यान रखना कितनी श्रेणी में, तो वो श्रेणियां हैं 3। और 3 श्रेणियां कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया अभी, शहरी स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा, और उसके बाद में असंगठित कामगार, जो भी व्यक्ति सेवा के कामगार होते हैं, अलग अलग कार्य। जो बेरोजगार युवा है वो जिनका बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया गया है और उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, इसका उत्तर ये होगा। इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत लोन पास करने के लिए नोडल, जब भी आप फार्म भरते हो, फार्म भरने के बाद में नोडल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उनके पास फार्म जाता है, वो परिस्थितियां चेक करके आपको लोन का आवंटन करते हैं। इतनी योजना आने के बाद में सरकार अलग अलग आपके फॉर्म भरवाती है, मित्र के माध्यम से अलग अलग डॉक्यूमेंट देती है। असंगठित क्षेत्र में भी अलग अलग आते हैं, नाई, खाती, मोची, दर्जी, धोबी, ये कार्य होते हैं। और बेरोजगार युवा में कहने की जरूरत नहीं, स्ट्रीट वेंडर में आईडी कार्ड बनते हैं, विक्रय प्रमाण पत्र के आधार पर ये कार्य होता है। उसके बाद में आता है इंदिरा गांधी रसोई योजना। देखो ये इंदिरा गांधी रसोई योजना मुख्य रूप से तो ये तमिलनाडु में जयललिता के नेतृत्व में अम्मा कैंटीन आई थी। कौन सी आई थी? अम्मा कैंटीन। वहां से इस प्रकार के खाने देने की शुरुआत हुई और राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुई। आपको याद होगा पिछली वसुंधरा राजे सरकार में जब अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई तो अन्नपूर्णा योजना में क्या सिस्टम होता था कि सुबह, दोपहर और शाम, दोपहर को नाश्ता मिलता था, सुबह शाम आपको खाना मिलता था। लेकिन वर्तमान की गहलोत सरकार में दोपहर वाला जो नाश्ता है वो आपका बंद कर दिया गया, सुबह शाम खाना मिलता है। उसमें क्या सिस्टम होता था कि ऑटो होता है या गाड़ी होती थी वो जो आपको घूम घूम के खाना खिलाती थी। इसमें क्या कर दिया, आपकी फिक्स जगह, आप जाओ वहां बैठ कर, कभी भी उसकी टाइमिंग शेड्यूल होती है, वहां आप खाना खाओ। अब ये पूछा है कि कौन से प्रधानमंत्री की जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया और वो प्रधानमंत्री कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी जयंती पर इस कार्य को प्रारंभ किया गया। और इंदिरा गांधी रसोई मुख्य टैगलाइन, अभी भी रीट के एग्जाम में यह सवाल आया था कि कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भूखा न सोए। ज्यादा इन सवालों में डीप जाने की जरूरत नहीं, योजना से सवाल कभी भी डीप नहीं आएगा।
अगर डीप ही उनको सवाल पूछना है तो बहुत सारे आर्टिकल से जुड़े सवाल है जो सारे डीप है। आर्टिकल के सवाल सारे डीप होते हैं, यही सवाल है जो आपको थोड़ा सा रियायत देने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप ज्यादा यहाँ पर डीप मत जाओ, ऊपर से। बाकी देखो कितने भी पॉइंट पढ़ो, पढ़ने का कोई अंत नहीं होता, और भी नई नई चीज हमें मिलती है। अब ये पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ में कितने निकायों में प्रारंभ की गई, तो ये बोल रहा है कि 213 निकायों के 213 में 358 रसोइयां प्रारंभ की गई। ये आपको ध्यान रखना है, 213 नगर निकायों में 358 रसोई प्रारंभ की गई। अब इसमें पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जो ये है रसोई योजना, इसमें कितने रुपए लिए जाते हैं एक आदमी से, तो एक आदमी से 8 रुपए लिए जाते हैं। और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा था, और वर्तमान में 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 8 रुपए व्यक्ति से लिया जा रहा है, तो आपको आ जाए इंदिरा गांधी रसोई योजना में एक थाली का कितने रुपए लगते हैं, तो एक थाली के 25 रुपए लगते हैं, जिसमें सरकार देती है 17 रुपए का अनुदान, और 8 रुपए उस व्यक्ति को स्वयं को देने पड़ते हैं जो भोजन जीमता है। पूर्ववर्ती सरकार अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी रसोई योजना में मुख्य अंतर क्या है, तो मैंने आपको 2 अंतर मुख्य बताए। सबसे पहला अंतर तो किसका है, नाश्ते का। दूसरा अंतर किस चीज का है, दूसरा अंतर है जगह का, कि वो चलता फिरता था, ये एक जगह बैठकर। ये आप 2 अंतर मुख्य रूप से मानकर इस चीज को आधार लगा सकते हो। अब ये बात आती है कि इंदिरा गांधी रसोई है, उसमें मेन्यू अर्थात खाने में क्या क्या दिया जाता है। हालांकि ये अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। 100 ग्राम तो मिलती है दाल, और उसके बाद में 100 ग्राम की सब्जी मिलती है, आपको चपाती मिलती है, और अचार भी मिलता है, 250 ग्राम की चपाती और अचार। ये इसका। इंदिरा गांधी में राज्य सरकार प्रतिदिन कितने व्यक्तियों का, सरकार की भी कुछ इच्छा होगी, तो सरकार ये चाहती है कि हम प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को थालियां देवे, प्रतिदिन इतने लोगों का खाना खिलाना हमारा लक्ष्य है, और सरकार इसके लिए निरंतर अच्छे से अच्छे कार्य, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रही है। इंदिरा गांधी में नगर निगम और नगर परिषद इनके अलग अलग दिए गए हैं, किसी में 100 थाली देते हैं, किसी में 300 देते हैं, किसी में 250 देते हैं। किसको कितने कितने थालियां देने का राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब नगर निगम में वो तो डेली की 300 थाली खर्च कर सकता है, और नगर परिषद को 150, और जो छोटी नगर पालिका वो भी 150 थाली सुबह शाम आराम से खाना खिला सकती है। और इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है, उसमें वर्तमान में कुल कितनी रसोइयां संचालित है, तो वर्तमान में लगभग 900 से ज्यादा संचालित है। इंदिरा गांधी रसोई योजना में वर्तमान में कुल कितनी रसोइयां संचालित है, तो 951 रसोइयां संचालित है। पूर्व में 1000 रसोइयों का सरकार का टारगेट था, लेकिन अब इंदिरा गांधी रसोई योजना के दायरे को बढ़ाकर, शहरी से बढ़ाकर ग्रामीण तक भी करके, सरकार ने यह भी कहा कि 2000 रसोइयों की व्यवस्था की जाए। और अब ये भी मैंने बता ही दिया कुल कितने, तो हो गई वर्तमान में 2000 रसोइयों की कुल। इंदिरा गांधी योजना में संभागीय स्तर पर तो कुचामन सिटी और राज्य स्तर पर मेड़ता शहर, दोनों ही नागौर की जगह हैं जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उच्च स्थान प्राप्त किया। ये जितने भी सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे, ये हमने आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास किया है। हमने ये प्रयास किया कि भाई आपको अच्छे मन से आप ये सवाल कर सको, और इनसे कोई भी बार सवाल नहीं जाए। आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।